बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को कत्ल की धमकी देने वाला नौजवान और उसकी फैमिली शदीद मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जाके वहाँ सफारत खाने में, पाकिस्तानी सफारत खाने में लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को अपनी शिकायत का इंदराज करवा दिया है। उस शिकायत में उन्होंने कहा कि वो ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे और अलिज़ाबेथ लेन के ज़रिए वो रीडिंग जा रहे थे। अपने एक दोस्त के हमरा के एक नौजवान ने, एक ख़ानदान ने उन्हें धमकी दी, उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियो बनाई और उन्हें छुरी से कत्ल करने की धमकी दी गई। अब मसला ये है कि अगरचे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा है कि वो पहचानते नहीं हैं कौन लोग थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट पुलिस से ये कहा गया कि वो CCTV के ज़रिए इस ख़ानदान की निशानदेही करे और इन्हें गिरफ्तार किया जाए, और जिस शख्स ने उन्हें धमकी दी है, छुरी से मारने की धमकी दी है, उसे जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने पूरी डिटेल लिखी कि किस तरीके से वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और बग़ैर इजाज़त के कोई उनकी वीडियो बना रहा था, उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियो भी बनाई गई, साथ साथ उनको धमकियाँ भी दी गई। ये एक फैमिली थी जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी। अब ये बड़ा आसान है लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस के लिए कि उस शख्स की निशानदेही की जा सकती है, और अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो लंदन के कानून के मुताबिक 10 साल तक सज़ा हो सकती है कत्ल की धमकी देने वाले को। क्योंकि जो वीडियो सामने आई थी उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर आवाज़ें कसी जा रही हैं, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, उन्हें गालियाँ दी जा रही है, साथ ही साथ धमकी दी जा रही है, छुरी से मारने की धमकी दी जा रही है। आवाज़ भी पहचानी जा सकती है, और अगर जब CCTV से फुटेज सामने आ जाएगी तो शख्स की निशानदेही लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होगी। तो गोया ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा लंदन में, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये शिकायत वहाँ पे दर्ज हो रही थी। अलबत्ता कोई लड़ाई ना होने या किसी कत्ल की धमकी का सबूत ना होने की वजह से महज एहतजाज करने वालों को लंदन कवानीन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि अगर ये शख्स गिरफ्तार होता है तो उससे जो है किस हद तक इस किस्म के वाक़यात रुक सकते हैं, क्योंकि बरतानवी कानून के मुताबिक किसी शख्स को किसी कत्ल से मारने की धमकी देना बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान की सियासत में वो ये हुई आज कि कराची और सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात हुए, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आई। और तहरीक इंसाफ जिस बुरे तरीके से शिकस्त से दो चार हुई, इसकी शायद तवक्को भी नहीं की जा रही थी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा PTI अपने आप को यही नारा लगाती है कि वो पॉपुलर जमात है, अवाम उसके साथ हैं और अवाम की अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन कराची के बल्दियाती इंतखाबात में और कंटोनमेंट बोर्ड के इन ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी जीतने में कामयाब नहीं। बल्कि अगर सिंध की बात की जाए, नवाब शाह डैर की नुशैरा फरोज़ और मटियाई में जहाँ जो है वो टाउन कमेटी के इंतखाबात हुए, वहाँ भी पीपल्स पार्टी या आज़ाद उम्मीदवारों ने सबकत ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी कोई बेहतर पोजीशन में वहाँ सामने ना आ सकी। कराची में जो नशिस्तें खाली हुई थी उनमें भी इंतखाबात हुए, एक दो नशिस्तों पर जो है वो तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कराची के बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो सबकत हासिल की और उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। गोया तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एहतजाज की सियासत कर रही है, अगर वोट बैंक की बात की जाए तो कराची के इन बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ये वाज़ेह होना चाहिए था कि अवाम जो है वो PTI के लिए वोट डालने को तैयार है, निकलने को तैयार है। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में अगरचे ये नशिस्तें, एक नशिस्त तो जो है वो मुर्तज़ा वहाब जिस वक्त कराची के मेयर हैं उन्होंने खाली की थी, पीपल्स पार्टी के लिए ये नशिस्त जीतनी बड़ी आसान थी। लेकिन PTI की आज की परफॉर्मेंस भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या सिंध की लीडरशिप को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर ऐसे ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पार्टी की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाना बड़ा ज़रूरी है। एहतजाज की अगर बात भी की जाए तो पंजाब और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो है PTI इस वक्त एहतजाजी सियासत में भी बहुत पीछे है और सारा डिपेंड किया जा रहा है KPK की एहतजाजी सियासत के ऊपर और KPK की हुकूमत के ऊपर। तो इस लिहाज से खासी मुश्किलात का सामना जो है वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक बड़ी खबर मुस्लिम लीग नून के लिए सेटबैक, क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई थी कि उन्हें पैराथायराइड हैं और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका में होता है। लेकिन आज BBC ने एक बड़ी जो है तफसीली स्टोरी देकर उनके इस बयान की और उनकी इसकी दावे की नफ़ी कर दी है, और साथ ही साथ ये कहा है कि इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में जगह जगह अवेलेबल है। BBC की स्टोरी ने
جو ہے وہ خاصی دھچکا دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لیے کہ جو دعوے دار تھی، کیونکہ ان پر شدید تنقید کی گئی جب وہ علاج کرانے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں گئی تھی تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں سموگ ہے، پنجاب اس وقت جو ہے خالی پڑا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ماحولیات بھی ان کے ساتھ گئی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، چیف سیکرٹری پنجاب بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور وہ علاج کرانے وہاں پہ گئی تھی۔ پہلے 1-2 روز تو اس بارے میں وضاحت نہ آئی، لیکن پھر جب سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کی گئی تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پیراتھائرائڈ جو ان کو بیماری ہے اس کا علاج وہیں پہ ممکن ہے، اس لیے وہ علاج کی نیت سے یہاں پہ آئی ہیں۔ لیکن بی بی سی نے اس تمام دعووں کی نفی کر دی ہے اور اس بیماری کی تفصیلات اور ڈاکٹرز کی اوپینین کو بھی شامل کیا ہے اپنی اس رپورٹ کے اندر، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس کا علاج بھی ممکن ہے، بلکہ اس کی ادویات بھی ممکن ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو اگر ایون کینسر تک کی بیماری کی جو ادویات ہیں اور اس کا علاج اور آپریشن کے جو معاملات ہیں وہ کئی ممالک سے بہت بہتر ہیں۔ تو گویا ایک بڑا دھچکا ہے پی ایم ایل این کے اس بیانیے کو کہ وہ ملک سے باہر علاج کرانے اس لیے گئے تھے کہ پاکستان میں علاج کی سہولیات ہیں ان کی بیماری کی وہ موجود نہیں ہیں۔ اگرچہ کسی کی ذاتی علاج کروانا، باہر جانا اپنے پیسوں پر، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکمران طبقے کے لیے جب اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں اور ان چیزوں کی پھر تردید سامنے آتی ہے تو خاصی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دوسری طرف اگر آخری بات کی جائے جو پی ٹی آئی کے احتجاج کی، پی ٹی آئی 24 نومبر کو بھرپور احتجاج کی کال دے رہی ہے، واضح اعلان کر چکی ہے کہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، واپس نہیں جائیں گے جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ تو دوسری طرف حکومت بھی تیار کر چکی ہے کہ کسی صورت بھی اگر این او سی نہیں ملتا، جگہ کا تعین نہیں ہوتا، اور اگر پی ٹی آئی جو ہے ایک مخصوص وقت کے لیے جلسے کا انتخاب نہیں کرتی تو کسی کو لمبے عرصے کے لیے دھرنا دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گویا کل سے کچھ آپریشن کا آغاز کیا گیا گرفتاریوں کا، لیکن لگتا یہ کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اور حکومت اس احتجاج کو، اسلام آباد جانے والے مارچ کو روکنے کے لیے بھرپور تیاریوں کا آغاز کر چکی ہے۔